कोई चैप्टर अगर बीच में स्किप होता है ना तो मैं इसलिए करता हूँ, सर कराएंगे आपको। ठीक है। वो चैप्टर डिवाइड किए हुए हैं हमने। देखिए क्या है इसमें, सभी ध्यान देंगे। चैप्टर 10 है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट्स क्लासिफिकेशन। इनकम रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि कहाँ से इनकम आ रहा है हमारा, इसको पहचानना। इनकम रिकॉग्निशन का मतलब कि कहाँ से हमें इनकम मिल रहा है, यानी बैंक को इनकम मिल रहा है, उसे पहचानना। और अपने एसेट्स को क्लासीफाई करना। तो एसेट्स को क्लासीफाई हम क्यों करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि एसेट्स को क्लासीफाई करने का कारण यह है कि जो भी हम लोन देते हैं, अगर कोई लोन हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको हम अपना एसेट्स नहीं बोल सकते। फिर उसे उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें क्लासीफाई करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है लोन एंड एडवांसेस ऑफ बैंक अपीयर ऑन द साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड आर क्लासिफाइड एज एसेट। बैलेंस शीट समझते हैं आप, क्या होता है बैलेंस शीट? हम्म। कोई अकाउंट से है आप में से जिसने कॉमर्स में स्टडी किया हो? कोई है आप में से कॉमर्स स्टूडेंट? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, है या नहीं? कोई जी है? सर। नहीं सर। नहीं है। नहीं नहीं। ओके। देखिए बैलेंस शीट क्या हाँ होता है। सर, हम कॉमर्स के थे नहीं है, बट हमने बैलेंस शीट सुना है और हम आज जानते हैं कि क्या होता है बैलेंस शीट। सर हाँ। बैलेंस शीट असेट एंड लायबिलिटी का वो होता है। हाँ, एसेट और क्रेडिट लाइबिलिटी डेबिट। का स्टेटमेंट होता है एक तरीके से। यानी ये क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि बिजनेस कर रहा है, तो जब उसके सारे अकाउंट बना दिए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया जाता है, तो लास्ट में एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये बैलेंस शीट ये बताती है कि इस कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, ठीक है, और कितनी उसकी लाइबिलिटी है मार्केट के अंदर। यानी लाइबिलिटी जो उसको अदा करनी है, पे करनी है, उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो वो बोल रहा है कि जब सॉरी, बैलेंस वही शीट बात करोगे। बैलेंस शीट जब बनाई जाती है, तो जो लॉन्स होते हैं, जो लोन या एडवांस होते हैं, उसे कहाँ पे रखा जाता है? उसे एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। बैलेंस शीट जब बनाती है उसमें दो कॉलम होते हैं, एक एसेट्स होता है और एक होता है लाइबिलिटी। क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो लोन और एडवांसेस को किस में रखा जाता है? एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। आगे देखते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बैंक रिकवर इंटरेस्ट ऑन देयर लोन एंड एडवांसेस एंड दैट द प्रिंसिपल अमाउंट कम्स बैक एट एज स्टिपुलेटेड एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग लोन। वो कह रहा है कि जो बैंक से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी वो लोन दे रहे हैं, उस लोन का पैसा, उस पे आने वाला इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने दिया है, वो वापस आ जाए, है ना, जिससे दिया है उससे वापस आ जाए, है ना। ये बैंक से एक्सपेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज डिलेड और डिफॉल्टेड एंड द प्रिंसिपल अमाउंट और इंस्टॉलमेंट आर डिलेड डिफॉल्टेड एंड अकाउंट इज सेट टू बी ओवरड्यू। अगर मान लीजिए कि किसी भी जो लोन है उसका इंटरेस्ट डिले हो गया या नहीं पे किया गया, या प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो पे नहीं किया गया, कहने का मतलब ये ईएमआई की बात कर रहा है। अगर आप शॉर्ट में समझे तो ये ईएमआई की बात कर रहा है कि किसी भी लोन का अगर ईएमआई रुक गया, है ना। ईएमआई में क्या होता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल होते हैं। तो अगर वो नहीं आए हैं या डिफॉल्टेड मतलब देना बंद कर दिया, एक तो लेट हुआ और एक या डिफॉल्टेड मतलब देना ही बंद कर दिया, तो ऐसे अकाउंट को हम ओवर ड्यू अकाउंट कहते हैं कि वो ओवर ड्यू हो गया है, उसका ड्यू जो अमाउंट है वो नहीं आया हमारे पास, टाइम निकल चुका है उसका। क्लियर? हाँ। अरे यस सर। हाँ ना, कुछ ये तो सर। बोला करो यार, आप सीरियस ओके हो सर। जाते हो। हाँ, फोकस रहना है, सीरियस नहीं होना इतना, दुख में नहीं जाना है। ठीक है, फोकस रखना है। हाँ भावना, फोकस है? यस सर है। ओके। हाँ शीतल, फोकस रखिए मैडम, यहाँ काम हो गया बहुत, यहाँ फोकस रखिए।
नेक्स्ट है, इफ द अकाउंट रिमेन ओवर ड्यू और पास ड्यू बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम, द अकाउंट आर क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो आपको बता रहा था मैं पहले भी, कि अगर कोई भी अकाउंट ओवर ड्यू हो गया, है ना, और जो पैसा आना था और वो टाइम जो दिया गया था वो टाइम निकल गया, तो मतलब टाइम, एक एनपीए अकाउंट होने का एक टाइम होता है, जो अभी आपको बताएंगे वो, कि 90 डेज के बाद एनपीए हो जाता है। अगर किसी भी लोन का मान लीजिए कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अमाउंट 90 डेज तक नहीं आए, तो जैसे ही 91 डे शुरू होगा वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे उसमें कैसे क्लासिफाइड होता है, वो डिस्कस करेंगे। Next, it is important to remember that in case of NPA accounts, the bank cannot recognize the income। देखिए, ये यहाँ पे वही बात आ गई कि अगर इस चीज को समझने की जरूरत है हमें, ये याद रखना है कि अगर कोई अकाउंट एनपीए हो गया तो फिर वो इनकम नहीं है हमारा, वो हमारा फिर इनकम नहीं है, वो लाइबिलिटी बन गया फिर हमारा, है ना। ऑल्सो इफ द एसेट्स आर एनपीए फॉर सम टाइम, द बैंक विल हैव टू प्रोवाइड फॉर लोन लॉसेस। तो क्या होगा, अगर एनपीए हो गया तो बैंक को फिर क्या कर होगा, लॉन लॉस होगा, है ना। बैंक को अपने प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा उस लॉस को। ठीक है। इन दिस रिगार्ड बैंक आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई देयर लोन एसेट एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कह रहा है कि जो एसेट्स है उसको क्लासिफाई करना पड़ता है बैंक को, किसके अनुसार, जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस दी जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस देगा कि एसेट्स क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगी, वही बैंक को फॉलो करना पड़ेगा, उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा उसी के अनुसार। नेमली स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। तो इसमें क्या आवाज होता है, नहीं आ रही है सर आपकी। किसको आवाज नहीं आ रही मेरी, किसको नहीं आ रही, नाम बताइए। आवाज आ रही है मेरी बाकी लोगों को? जी आ सर, रही है आ रही सर है। आ आवाज। रही है ना, जिसको सर आ नहीं रही आ है। रही रही वो है चेक सर। कीजिए प्लीज एक बार। अब तो मैंने हेडफोन भी चेक कर दिया, चेंज कर दिया, वो उससे ज्यादा क्या करेगा कोई। हाँ। अब तो लैपटॉप वालों को भी, मैडम को भी आज आवाज आ गई थी, अब आप लोग बोले कि अब आवाज नहीं आ रही तो अब मुझे फिर समझ से बाहर हो जाएगा। तो जिसका नेटवर्क का इशू होगा चेक कर लीजिए, जिसको नहीं आ रही है। काफी बच्चे गायब हो गए। ये गायब होते हैं ना ये बच्चे, यही फिर एक एक दो दो नंबर से फेल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है, गायब हो जाते हैं, फिर बाद में बोलेंगे सर ये क्या हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये जो चैप्टर है आपका एसेट्स क्लासिफिकेशन, इसमें से 3 4 क्वेश्चन जरूर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। इसको ध्यान से इसलिए समझें आप लोग। तो कह रहे हैं कि बैंक को इस संदर्भ में ये कहा गया है कि आप अपने जो लोन एसेट्स हैं, यानी जो लोन आपने मार्केट में दिए हैं, उनको टाइम टू टाइम एज पर बैंकिंग जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं आरबीआई के द्वारा दी गई हैं, उसके अनुसार आपको क्लासिफाइड करना है। किसमें क्लासिफाइड करना है, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट, इसके अंदर क्लासिफाई करना है। तो ये कैसे क्लासिफाई होंगी, क्या प्रोविजन है, वो हम समझेंगे अभी आगे। द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स एंड ऑल्सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट विल बी गिवन एज पर आरबीआई सर्कुलर्स। जो आरबीआई का सर्कुलर्स होगा उसी के अनुसार बैंक क्या करेगा, किसी अकाउंट को एनपीए करेगा, या जो जो भी टर्मिनोलॉजी ऊपर दी गई है उनको उसी के अनुसार कैटेगराइज करेगा वो। अब वो आपको बता रहा है कि एनपीए की डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है, कब कोई अकाउंट एनपीए हो जाएगा, वो आपको बता रहा है अब वो यहाँ पे, है ना। ध्यान से समझें आप सभी।
तुलसी? यस सर। सुन रहे हैं ना? हाँ जी सर, नोट पे। एनपीए का डेफिनेशन है, गौरव ध्यान दे। एबी में जिसने भी लॉग आउट किया है एक बार उनको बोल दो लॉग इन कर लें सब जल्दी। ये समोसा वैसे भी सर खा यहाँ सकते हो ना नेटवर्क इशू हो रहा है। लॉग इन करते हुए भी। और सर यहाँ पे ना सबके लॉग आउट हो गए। उन्हें बस मुझे लगा समोसा बट रहा है इसलिए सर सबने। यहाँ नेटवर्क नहीं सर, यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए लॉग आउट चले हो रहे हैं। बोल दो उन्हें, बोलो उन्हें कि यार चेक करें, वो जल्दी करें सब लॉग इन। इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। समोसा बनने के टाइम हाँ, पे लॉग आउट हो गए। और समोसे के चक्कर में ना टॉपिक भारी पड़ जाएगा। ठीक है, सब यहाँ पे ध्यान दीजिए। सर आप भी खा लो। नहीं नहीं, मैं सर ऑफिस कभी वालों ने बहुत। मंगाए हाँ हाँ, नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट। मैं सर समझ समोसा। गया, मैं समझ गया। जी सर जी। चलिए, मैं आऊँगा आपके ऑफिस अभी बीच में किसी दिन, एक दिन। बिल्कुल सर हाँ, बिल्कुल। वेलकम। राहुल, मैं आता हूँ जनरली इवनिंग के टाइम पर ही आता हूँ राहुल से मिलने। ओके ओके यार एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ यार। राहुल मेरा पुराना दोस्त है। चलो सर तब मंगाएंगे आपके लिए समोसे हम्म। स्पेशल। चलिए, बैंक शुड क्लासिफाई एन अकाउंट एज एनपीए इफ द इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग एनी इंटरेस्ट, अरे वो लास्ट पॉइंट पढ़ दिया, सॉरी। मैं पहले वाला स्लाइड समझ रहा था, बस से पढ़ रहा हूँ। सर तभी राहुल हाँ सर आपको देखने आते हैं बार बार। हाँ, जानता है वो मुझे बहुत टाइम से। अमित सर भी जानते हैं वैसे तो, उनसे भी बात होती है कि जब भी मैं मिलने जाता हूँ तो बात होती है। राहुल मेरे टच में थोड़ी देर रहता है। पहले आए थे अमित सर, अभी देख रहे थे आपको। हाँ, देखिए डेफिनेशन ऑफ एनपीए, द अंडर कोटेड डेफिनेशन ऑफ एनपीए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी in terms of RBI guidelines, prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning pertaining to advances are as under, कि कैसे कोई अकाउंट एनपीए होगा, कैसे एनपीए डिफाइन होगा, वो पॉइंट आपको नीचे बताए गए हैं। तो उन पॉइंट को आप समझिए क्या है। एन एसेट इंक्लूडिंग अ लीज एसेट become non-performing when it ceases to generate income for bank, and non-performing asset is a loan or advance where, कह रहा है कि कोई भी जो एसेट है या लोन है, वो कोई भी जो एसेट हमारा नॉन परफॉर्मिंग कब होगा, जब ये कंडीशंस मीट करेंगी। कौन कौन सी कंडीशंस है नीचे बताई गई हैं। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू अनपेड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टर्म लोन। अगर कोई लोन दिया गया है, ठीक है ना, टर्म लोन का मतलब जिसको चुकाने के लिए टाइम दिया गया था, है ना। अब जैसे कोई भी लोन होता है चुकाने का टाइम होता है ना, एक पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो, सबका चुकाने का टाइम होता है। तो टाइम, अब इसमें ये बोल रहा है कि अगर किसी भी लोन का मान लीजिए कि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जो है ईएमआई की बात कर रहा है, वो मान लीजिए कि 90 डेज तक नहीं आया, तो जैसे ही 90 डेज क्रॉस होगा वो क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। एनपीए। एक डेफिनेशन ये है। दूसरा पॉइंट बोल रहा था अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। वही बात आ गई दोबारा कि अगर कोई भी अकाउंट 90 डेज से ज्यादा ओवर आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ओवर ड्यू हो गया, ठीक है, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो, कैश क्रेडिट हो, या कोई भी लोन हो, तो वो भी क्या बन जाएगा, एनपीए हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, एनपीए बन जाएगा। The bills remained overdue unpaid for a period of more than 90 days in case of bills purchase or discounted। कोई बिल परचेस किया गया था और उसका पेमेंट मान लीजिए कि नहीं आया, वो भी 90 डेज से ज़्यादा हो गया, तो अभी क्या होगा, तो अभी एनपीए। एनपीए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर टू क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप इन केस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। अगर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर लोन दिया गया था,
तो एग्रीकल्चर लोन कई सारे पर्पस के लिए दिए जाते हैं। जब आप लोन्स के बारे में, आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स, वो सर आपको पढ़ाएंगे, तो उधर एग्रीकल्चर फाइनेंस भी आएगा आपका। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस कई पर्पज के लिए दिया जाता है, जैसे कि क्रॉप लगाने के लिए, है ना, इक्विपमेंट परचेस करने के लिए, लैंड परचेस करने के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए। आप आगे पढ़ेंगे उसमें क्या क्या होता है। तो उनमें से एक पर्पज होता है कि फसल लगाने के लिए लोन दिया गया है। तो हमारी दो टाइप की क्रॉप होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म क्रॉप, एक होती है लॉन्ग टर्म क्रॉप। तो शॉर्ट टर्म क्रॉप का मतलब होता है जो कि 1 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाती है, और लॉन्ग टर्म क्रॉप होती है जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा में तैयार होती है। उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो जब फाइनेंस किया जाता है तो वो कैटेगराइज किया हुआ होता है कि ये फसल शॉर्ट टर्म में आएगी और ये फसल लॉन्ग टर्म में आएगी। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म फसल के लिए लोन दिया गया था, फसल लगाने के लिए शॉर्ट टर्म थी वो, तो जब फसल तैयार हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप सीजन कहते हैं। फसल तैयार हो गई बिकने के लिए, उसे हम क्रॉप सीजन मानेंगे। तो जब दो फसल सीजन चले गए, फसल तैयार होके बिक गई और पैसा नहीं आया, है ना, यहाँ पे 90 डेज वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, कि अगर किसी फसल के लिए, शॉर्ट टर्म फसल के लिए लोन दिया गया था, और अगर वो मान लीजिए कि तैयार हो गया, 2 क्रॉप सीजन चले गए उसके, फसल तैयार होके बिक गई और पैसा नहीं दिया उसने, तो आपका जो लोन है वो एनपीए में चला जाएगा फिर। अगर मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए लोन दिया गया था, जहाँ 1 साल या ज़्यादा टाइम लग रहा है फसल तैयार होने में, और फसल का टाइम आ गया, कट गई और बिक गई और पैसा नहीं आया, तो वो फिर क्या होगा, वो एनपीए हो जाएगा वो अकाउंट भी हमारा, है ना। एग्रीकल्चर में क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंग होगा, बाकी लोन में डेज के अकॉर्डिंग होगा। बैंक शुड क्लासीफाई एन अकाउंट एज एनपीए इफ द इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग एनी क्वार्टर इज नॉट सर्विस्ड फुली विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। वो कह रहा है कि अगर 90 डेज के अंदर अगर वो अकाउंट सर्विसेबल नहीं हुआ तो एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये डेफिनेशन ऑफ एनपीए है आपकी। क्लियर? जी। हाँ। अब वो बोल रहा है इनकम रिकॉग्निशन। इनकम रिकॉग्निशन, इनकम कैसे कैसे होगा वो बता रहा है। नॉर्मली बैंक एनबीएफसी रिकॉग्नाइजेस इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस, interest levied but not recovered is shown as interest receivable. In case the NPS bank cannot recognize income except on cash basis, in respect of NPA account, bank will not accrue interest on due basis, will not reverse interest that accrued in the past or outstanding not paid। यानी वो वही बोल रहा है कि जो भी, मान लीजिए कि अगर कोई लोन अकाउंट दिया गया था और उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो पैसा नहीं आया है, तो वो अगर बैंक को पता नहीं चलेगा तो वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो ये बैंक को ध्यान रखना है कि उसका अगर मान लीजिए कि वो हो रहा है, कोई भी लोन अकाउंट एनपीए हो गया है, तो उससे पैसा वापस लाया जाए, है ना, ये ध्यान रखना है उसको। इनकम रिकॉग्निशन शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। Therefore, bank or NBFC should not charge and take to income account interest on any NPA. This will apply to government guarantee accounts also in this connection. Interest on advance against term deposit, national saving certification, Kisan Vikas Patra, and life insurance policies may be taken to income account on the due date, provided adequate margin is available in the account. हाँ, मेनली इस चीज, ये जो टॉपिक है वो उसी चीज पे फोकस कर रहा है कि एनपीए अगर हो गया है तो आप अपना जो इनकम है ड्यू डेट पे उसको रिकवर करने पे ध्यान दें, है ना। मेन उसका फोकस इसी चीज पर ही है। रिवर्सल ऑफ इनकम। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, वो है हमारा एसेट्स क्लासिफिकेशन। इसको समझिए आप, क्या होता है एसेट्स क्लासिफिकेशन, कहाँ तक है एक बार देख लेते हैं। ओके, हाँ, इसको देख लेते हैं, इसी से आपका क्लियर कर देते हैं। फिर बाकी जो डिटेल है वो आप पढ़ लेना उसमें। अभी ये टॉपिक आपको सर भी कराएंगे,
मैंने करा रहा हूँ, सर भी कराएंगे आपको, है ना, जिससे कि आपका और भी क्लियर हो जाएगा दोनों चीजें। सर रिवर्सल ऑफ इनकम तो आपने पढ़ा है ही नहीं। हाँ अभी कराएंगे उसको, पहले इसको समझ लीजिए, बताएंगे उसको ओके भी। सर। हाँ ओके। इसमें क्या है कि एसेट्स क्लासिफिकेशन क्या है। एसेट्स क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपका अकाउंट जो है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो आप उसको नॉन परफॉर्मिंग में कर देंगे, है ना। तो क्या होता है कि पहले हमारा जो अकाउंट होता है वो स्टैंडर्ड एसेट होता है। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है, स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है कि आपका जो अकाउंट वो अभी एनपीए नहीं हुआ है ना, उसे हम स्टैंडर्ड अकाउंट एसेट्स कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी लोन आपने दिया, उसका ईएमआई बाउंस हो गया, तो ऐसा नहीं है कि एक ईएमआई बाउंस होता ही है ना आरबीआई आपको बोलेगा कि अब इसे आप एनपीए कर दीजिए, ऐसा नहीं है ना। आप सर मुझे बैंक, एक क्वेश्चन करना है। हाँ जैसे मेरा ये ईएमआई में बाउंस हुआ था बट मैंने पेमेंट कर दिया चार्जेस के साथ, फिर भी अभी क्यों लगा ईसीएस और फिर अकाउंट से पैसे भी कट रहे हैं। वो एक बार आप बैंक में जाके बात करो तभी कारण पता चलेगा उसका। सर मैं तो कस्टमर केयर को भी कॉल करती हूँ, वो भी कस्टमर फोन केयर नहीं से कुछ नहीं उठाते। होगा मैडम, ब्रांच में जाके बात करो आप, वहां से पता चलेगा क्या इशू ओके सर। है ना। वैसे पता नहीं मुझे चल सकता एप्लीकेशन से कुछ भी ऐसे। आपने जो अकाउंट है आपका, उसमें मिनिमम बैलेंस हाँ। मेंटेन किया हुआ है। यस सर। मिनिमम बैलेंस है उसमें। मेरा तो सैलरी अकाउंट था पर वो। हाँ तो मिनिमम बैलेंस है वो आपका, वो एक मिनट रुकिए। आपने सैलरी अकाउंट कब, अकाउंट एक मिनट जीरो रुकिए सर। रुकिए, पहले बात सुनिए पूरी। अकाउंट कब जी खुलवाया था। सर मैंने तो खुलवाया था 2024 में। इसी महीने 2024 मतलब में, इसी साल ठीक है। खुलवाया था मैंने जनवरी में। दो जनवरी में, उसके बाद वो अकाउंट में क्या होता था। सर मतलब सैलरी आती तो कटती नहीं थी बट है ना वो चार्जेस कटते थे बस। 400 रुपये चार्जेस लगता था तो वो कटते थे बस। ठीक बट है, अभी मेरे है ना मैंने बजाज फाइनेंस से फोन फाइनेंस करवाया था। वो छोड़िए, ठीक है अभी सर। अभी उसकी बात मत करिए, अभी आते हैं हाँ उस पे। आईडी लॉग आउट हो। आपने जो नहीं वो अकाउंट ही जो कराओ आप। मतलब खुलवाया था, उसमें जी लगातार सर। सैलरी आ रही थी या बीच में गैप आ गया था। यस। नहीं नहीं लगातार सैलरी आ रही थी। और लगातार अभी भी आ सैलरी आ रही है। रही थी, अच्छा। हाँ जी तो फिर सर। आपने फोन फाइनेंस करा लिया, फिर क्या हुआ। यस सर। फिर मैंने अभी फोन फाइनेंस करा था तो मुझे है ना उसमें समझ नहीं आ रहा था कितने पैसे मतलब चार्जेस के साथ कटते थे ना, तो मैंने तो उस जितने थे उसमें अमाउंट उतने 340 रुपए मतलब 1340 रुपए का ईएमआई था। मैंने वही रखा था। फिर बाद में जैसे मैंने देखा कि बाउंस हो गया पता नहीं कैसे, मैंने देखा पैसे तो कट गए थे वहां से। और जैसे एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन में शो होता है 1 EMI पेड लिखा आता है। तो एप्लीकेशन में भी शो हो रहा था, फिर मैंने 2 दिन बाद जैसे देखा एप्लीकेशन में भी शो नहीं हो रहा था, फिर पैसे भी नहीं कटे थे, ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद फिर मेरे पास कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि आपने पेमेंट नहीं किया, तो मैंने देखा तो उसमें पेमेंट नहीं शो हो रहा था। फिर मैंने चार्जेस के साथ 2000 रुपये कुछ चार्जेस लग गया था, मतलब 500 रुपये चार्जेस लग गया था मेरा। हम्म। तो मैंने पेमेंट पूरी कर दी, फिर भी अभी अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, जैसे मैं अकाउंट में ये पैसे डाल रही हूँ वैसे ही ऑटोमेटिक डेबिट हो रहा अच्छा, तो आप एक बार ब्रांच जाइए अपनी, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे क्या कारण है। है। ओके सर। हाँ ब्रांच जाइए आप एक बार, ठीक कस्टमर है। केयर पे कॉल करने से नहीं होगा, ब्रांच जाके बात कीजिए अपनी, वो आपको एग्जैक्ट कारण बता देंगे किस वजह से हो रहा है ये। एप्लीकेशन में भी शो नहीं हो रहा ना सर, मैं एप्लीकेशन में भी देख रही तो एप्लीकेशन में भी शो नहीं हो रहा, अमाउंट तो कट रहा है पर एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, ब्रांच जाके बात करें, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे क्या कारण है इसका। ओके सर। कस्टमर केयर पे कॉल करने से कोई बेनिफिट नहीं है, उनके पास पूरा जानकारी नहीं होगा आपका। आप जब जाएंगे तो वो ही बता पाएंगे आपको सारी चीज़ें, है ना। ठीक है सर। हाँ। ओके। थैंक यू। या तो अगर ऐसा हुआ है कि आपका अकाउंट, मान लीजिए कि आपने ये जो आरबीएल में अकाउंट खुलवाया था, तो ये किसने यस खुलवाया सर। था आपका। सर ये कंपनी की तरफ से ओपन हुआ कौन था, सी कंपनी मतलब में, ऑफिस की तरफ से। किस कंपनी। अचीवर में पहले मैं काम करती थी, फिर मैं हाँ एवी में आ गई। तो आपने जॉब छोड़ी होगी, हाँ मैंने वहां से जॉब छोड़ उसके दी बाद फिर कितने महीने अकाउंट सैलरी नहीं आई थी। नहीं नहीं फिर तो मेरी लगातार सैलरी आ रही सर, मैंने वहां से छोड़ी तो मैंने एवी में यही वाला अकाउंट दे दिया था, चेक मैंने कोई यही वाला गैप दे दिया हुआ था था उसमें। AV में।
नो सर, एक भी कैब नहीं है मेरा। अच्छा, तो फिर अचीवर आप से भी मेरी सैलरी आई थी और यहाँ से भी ब्रांच मेरी में सैलरी आई जाके थी। आप बात कर लो एक बार, तभी पता चलेगा अब क्या हो रहा है ये, है ना। ओके सर। हम्म। ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है कि अभी अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अकाउंट है ना, जो हमारा है कोई भी अकाउंट, अगर उसका ईएमआई बाउंस हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत एनपीए कर दिया जाएगा। तुरंत एनपीए नहीं किया जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। आरबीआई ने बैंक को एक टाइम दिया हुआ है कि कोई भी अकाउंट एनपीए तब होगा जब आप 90 दिन तक उसका एक भी ईएमआई नहीं ला पाए। अगर आपकी लगातार 3 ईएमआई बाउंस हो गई और 90 दिन भी पूरे हो गए, तो आपका अकाउंट फिर 91 दिन से सब वो किस में चला जाएगा, एनपीए हो जाएगा वो। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट को हम परफॉर्मिंग एसेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एसेट को परफॉर्मिंग एसेट भी कहते हैं, यानी परफॉर्म कर रहा है अभी ये। लेकिन जब 90 दिन पूरे हो गए और लगातार 3 ईएमआई बाउंस हो गई, तो फिर वो अकाउंट एनपीए में चला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाएगा। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जब कोई अकाउंट जाता है, सुन रहे हैं आप, नॉन परफॉर्मिंग जी एसेट सर। में जब कोई अकाउंट जाता है, तो उसकी फिर 3 कैटेगरी आगे बन जाती हैं: सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। तो 91 दिन से लेकर 365 दिन तक सब स्टैंडर्ड में रहता है अकाउंट। अगर किसी लोन का ईएमआई 91 दिन से लेकर 365 दिन तक नहीं आया, तो वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा। जहाँ 365 दिन पूरे हो गए, तो फिर वो क्या होगा, 12 महीने के बाद डाउटफुल बन जाएगा, संदिग्ध बन जाएगा। अब डाउटफुल में कब तक रहेगा कोई लोन अकाउंट, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है। ये डिपेंड करेगा कि बैंक का कस्टमर के साथ यानी बोरोवर के साथ क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या लेन देन चल रहा है, क्या उसका कमिटमेंट है, क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है, सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा वो, है ना। कब तक रहेगा इसका कोई टाइम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि बैंक ने सारी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, और अब ऐसा लगा कि अब इस से पैसा आने की गुंजाइश नहीं है, इस लोन अकाउंट से पैसा नहीं आएगा। कई बार ऐसी सरकमटेंसेज आ जाती हैं जहां हमें लगता है कि हमारा पैसा पूरी तरीके से डूब गया, अब नहीं आएगा। तो बैंक का ऑडिटर या आरबीआई का इंस्पेक्टर अगर किसी लोन को लॉस में डिक्लेयर कर देता है कि इससे पैसा आने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो वो अकाउंट लॉस एसेट्स बन जाएगा, फिर हमारा लॉस में चला जाएगा। और ये लॉस एसेट्स में डिक्लेयर करने की पावर आरबीआई इंस्पेक्टर या बैंक के इंटरनल ऑडिटर को है। बैंक स्टाफ नहीं करेगा, ऑडिटर कर सकता है, ओनली मैनेजर वगैरह वो नहीं कर सकता ऐसे। सर इसकी समय सीमा कुछ होती है? नहीं, कोई समय सीमा स्पेसिफिक नहीं है सर इसकी। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। ये अगर 3 महीने तक कस्टमर के लाइक जैसे अगर 5,000 की ईएमआई है कस्टमर की, 5,000 की ईएमआई और कस्टमर ने सिर्फ 1,500 या 1,000 पे सिर्फ 3 3 महीने तक दिए, यानी हाफ से भी हाफ पेमेंट, तो वो एनपीए होगा? नहीं होगा फिर। नहीं होगा तो उसका सिविल में भी कुछ इफेक्ट आई पड़ेगा। थिंक ही पड़ेगा। पड़ेगा ना, सिविल हाँ पे इफेक्ट। पड़ेगा। बट एनपीए में नहीं जाएगा, चाहे वो 10 रुपीज पे करे। हाँ। ये सर एक काफी क्वेश्चन बार है। होता है कि यही होता है, हमारे पास भी ना ऐसे केसेस आते हैं। सर मुझे पूछना है कुछ। हाँ। जैसे सर किसी कस्टमर की लास्ट ईएमआई बच बच रही है, वो 90 डेज तक पे नहीं करेगा तो भी एनपीए होगा ना ये? हाँ, ओके। अगर कोई भी ईएमआई बाउंस हो गया, उसका लगातार 90 दिन तक अगर वो मान लीजिए नहीं पे करेगा, तो वो फिर एनपीए में चला जाएगा, और क्या, है ना। वैसे ऐसा जनरली होता नहीं है, जिसने पूरा दे दिया वो लास्ट ईएमआई सर नहीं होता देता। है एक हाँ, एक किस्त के लिए। है मेरे ना। संग ऐसे काफी कस्टमर आए हैं जिन्हें सब पे कर दिया, या तो इंटरेस्ट नहीं दिया या तो फिर इन लोगों ने ईएमआई पे नहीं करी। हम्म। तो उन पे पैनल इंटरेस्ट लग जाएगा हमारा। ठीक है, एनपीए का प्रोविजन तो नहीं लगेगा क्योंकि उसका एक ही ईएमआई बाउंस हुआ है।
पैनल इंटरेस्ट लग जाएगा, ओके। है ना। हाँ, ये हो गया हमारा। इसको समझे आप। बाकी आप थोड़ा इसको पढ़कर आना, तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। मैंने आपको मेन मेन पॉइंट जो है बता दिए हैं, उनकी डिटेल आप बुक में पढ़ लेना। जैसे ये सब स्टैंडर्ड क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा इनका। अब है कि कोई भी अकाउंट जो है वो एनपीए में जाने से पहले बैंक क्या करता है ना। कोई अकाउंट एनपीए में टर्न ना हो, इसकी कोशिश करते हैं ना हम। बैंक की कोशिश तो यही रहेगी उसका कोई अकाउंट एनपीए ना हो। नहीं तो अगर बैंक जी ध्यान नहीं सर, देगा, हाँ। तो अगर अकाउंट एनपीए होते रहे तो एनपीए ज्यादा बढ़ गया तो आरबीआई उसको बंद कर देगा फिर, है ना। सुपर सेट कर देता ना, बताया था आपको। तो एनपीए जो है, कोई भी अकाउंट एनपीए में टर्न ना हो, इसके लिए बैंक पहले से फोकस करना शुरू कर देता है, उसमें काम करना शुरू कर देता है। और मान लो जैसे कि कोई पर्सन थोड़ा बीमार है, उसने ध्यान नहीं दिया, ज्यादा बीमार हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर आप ये वेट करेंगे ना, अरे अभी तो चलो एक ही ईएमआई बाउंस हुई है, कोई बात नहीं, अभी तो 90 दिन का टाइम है ना, कर लेंगे हम। तो अगर इस तरीके से बैंक ने किया तो फिर तो उसका एनपीए बहुत बढ़ जाएगा। तो बैंक क्या करता है कि अपने अकाउंट को स्पेशल मेंशन अकाउंट के अंदर कैटेगराइज कर देता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमए का मतलब है स्पेशल मेंशन अकाउंट। उसमें कैटेगरी डाल देता है, SMA 0, SMA 1, SMA 2। तो SMA, जो आप लोग बकेट बोलते हैं ना, बकेट सिस्टम, है ना, 0 बकेट, जी सर। बकेट 1, ये वो जी एसएमए सर। उसी की बात कर रहे हैं। बैंक उसे एसएमए बोलता है, कलेक्शन एजेंसी उसे बकेट प्रोसेस में डाल देती है, बैंक उसको एसएमए बोलता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। उसमें SMA 0 का मतलब ये है कि वो लोन अकाउंट जो कि 30 दिन हो चुके हैं, उनका पैसा नहीं आया, है ना, उनका ईएमआई नहीं आया, 30 दिन ओवर हो गए, वो SMA 0 में रहेंगे। SMA 1 में वो लोन अकाउंट रहेंगे जिनका ईएमआई 31 से 60 दिन के अंदर नहीं आया है। 31 से 60 दिन के अंदर में जिसका नहीं आया, वो SMA 1 में रहेगा। और SMA 2 में वो लोन अकाउंट रहेंगे जिनका 61 दिन से लेकर 90 दिन तक पैसा नहीं आया, यानी ईएमआई नहीं आई उनकी। तो ये हमारा SMA 0, SMA 1 और SMA 2 है। और हम इसलिए करते हैं ये, ताकि हमारा एनपीए ना बढ़े, एनपीए हमारा ना बढ़े, ठीक है। एनपीए हमारा ना बढ़े, इसलिए करते हैं हम उसको, कि जो पर्सन काम कर रहा है उसे पता हो कि ये लोन अकाउंट कितने दिन से ओवर ड्यू है, ताकि उसकी कोशिश हो कि वो उसको नेक्स्ट स्टेज में ना जाने दे। अगर वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो एनपीए बढ़ने के करीब आ जाएगा। और एनपीए बढ़ने का मतलब क्या है, कि आपने वो देखा है ना, किसी को डेंगू हो जाता है तो शरीर में क्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती है। ये वही है बैंक का। अगर एनपीए बढ़ता चला गया तो बैंक का प्लेटलेट्स कम होता चला जाएगा, समझ लीजिए आप। अगर ज़्यादा एनपीए बढ़ गया तो बैंक मर जाएगा, है ना। इसलिए हम उसको पहले से ध्यान देते हैं कि हम उसको ना करने दें ऐसा कस्टमर को। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, कलेक्शन फंक्शन। द रोल और इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीआरए बिगिंस when the amount of installment is not paid on date and account becomes past due। एक डीआरए का रोल कब शुरू होता है, इन्वॉल्वमेंट जब ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया है, पे नहीं किया गया है। तो दीज अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज ऑफ डिफॉल्ट क्लासिफाइड इनटू बकेट्स। तो आपकी कलेक्शन एजेंसी जो क्या करती है, उनको बकेट्स के अंदर डाल देती है ना, फर्स्ट बकेट, सेकंड बकेट और थर्ड बकेट। उसके बाद एनपीए हो जाता है। तो फर्स्ट बकेट में कौन से लोन आएंगे, जो 1 दिन से लेके 30 दिन तक जिनका ड्यू है, 1 से 30 दिन, जो अभी हम ऐसे में बात कर रहे थे वही है ये। सेकंड बकेट में 31 से 60 दिन के होंगे,
और थर्ड बकेट के अंदर 61 से 90 दिन होंगे, और 90 दिन जैसे ही पूरा हुआ, अब वो अकाउंट क्या बन गया, एनपीए बन गया, ये में हो जाएगा। है ना। एनपीए बन गया। हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए एक बार आप। नो डाउट है सर। नो डाउट है। खुशबू कहाँ है? खुशबू, खुशबू खातून। सर मुझे क्वेश्चन है। हाँ। बताइए सर। मेरे पास कई बार ऐसा होता है डीपीडी ज्यादा होती है लेकिन वो बकेट टू में ही रहता है। डीपीडी जैसे 60 से ऊपर 65 या 80, 80 वाले भी है मेरे पास, और आपका 72, 60 से मतलब ऊपर की जो डीपीडी होते हैं वो बकेट टू में ही है, ऐसा क्यों? उसमें ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए उसकी लगातार 3 ईएमआई बाउंस ना हुई हो। हाँ, ईएमआई तो बाउंस नहीं होती बट हम्म। डीपीडी क्यों शो करती है फिर इतना? ये आप अपने बैंक से पूछना पड़ेगा आपको, क्यों किया कि उन्होंने ऐसा। एक बार पूछे आप उनसे। वैसे कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ये टेक्निकली होता होगा ऐसा नहीं कुछ। नहीं नहीं। हाँ, रिवर्सल ऑफ इनकम की है ना, बात कर रहे ऐसा थे। होता है सर, ऐसा होता है ना कि पहले जब उनको फाइल मिलती है तब उनकी जो डीपीडी होती है ना वो 40 समथिंग होती है, लेकिन हाँ, फाइल आप मिलने लोगों के के पास बाद आते आते उसकी ज़्यादा हो जाती है डीपीडी ना। बढ़ जाती है। आप बिल्कुल लोगों सर, के पास उसकी आते डीपीडी आते बढ़ ज़्यादा हो। जाती हाँ, है। जी सर। ये हो सकता है। ममता समझ रहे हैं आप क्या कह रही है वो। आप लोगों के पास आते आते वो टाइम बढ़ जाता है ना। बैंक ने बट जब आपको बट वो दिया होगा, बकेट टू में ही रहता है सर, 60 से जो बैंक ने जब अंडर में आपको होते दिया हैं, होगा ना, जैसे 50 या 40। जैसे मान लीजिए कि आपको बैंक ने हम्म। जब दिया था, जब 60 डेज के अंडर अंडर था वो, आपके पास आने के हाँ बाद डेज बढ़ गए उसके। 1 मंथ सर हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ना, 3 बकेट है तो हाँ। हमें 4 बोलना पड़ता है। हाँ, तो आपके पास क्या है कि वो डेज बढ़ गए आपके पास आते आते। कई डीपीडी तो सर 10 होती है या 20 होती है फिर भी वो बकेट टू में चल रहा होता है। ये होता है। डीपीडी में थोड़ा है, हम्म। कंफ्यूज है थोड़ा सा। वो बैंक का या तो सॉफ्टवेयर में कोई इशू होगा, या फिर ये हो सकता है कि जैसे आप बैंक के पास जब अकाउंट था तो 60 डेज के अंडर अंडर था, आपके पास आया, डेज बढ़ गए उस टाइम तक, तो इसलिए वो अकाउंट आपको 61 और 64 डेज में हो सकता है शो हो रहा है ना। और थोड़ा, हाँ, आप एक चीज़ और होती है कि कई बार बकेट सिस्टम जो होते हैं ना वो बैंक टू बैंक डिफर भी हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। बकेट सिस्टम जो है वो बैंक टू बैंक डिफर भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, कई बार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। हाँ खुशबू, रिवर्सल ऑफ इनकम की बात कर रहे थे ना आप। खुशबू कहाँ है? यस सर। तो रिवर्सल ऑफ इनकम का मतलब यह है कि अब मान लीजिए कि कस्टमर ने पैसा देने से मना कर दिया या डिले कर दिया, तो क्या आप उससे मांगेंगे नहीं पैसा अपना, वापस लाने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे सर। हाँ, तो वो पैसा वापस लाना ही हमारा रिवर्सल ऑफ इनकम है। उससे वापस लेकर आना है हमें पैसा। हम्म। लेंगे या नहीं लेंगे वापस? लेंगे सर छोड़ेंगे हम। नहीं ना। उसी को रिवर्सल ऑफ नहीं। इनकम कहते हैं हम, कि वो पैसा हमें वापस लेना है। ठीक है। इसको यस हम, सर। हाँ, ये है हमारा रिवर्सल ऑफ इनकम। अब किसी को कोई एसेट्स क्लासिफिकेशन में डाउट है तो बताइए आप मुझे। बाकी सर भी आपको एक बार करवाएंगे ये टॉपिक, मैं बोल दूंगा, एक बार और रिपीट हो जाएगा। सर आपको मंडे जो टॉपिक कराएंगे, मंडे कह रहा हूँ, मुझे कल संडे लग रहा है, सॉरी, छुट्टी होती है तो ऐसा ही लगता संडे है। पहला, अब 16 को जब आप आएंगे तो आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी चैप्टर आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, सारे के सारे चैप्टर आपके। ठीक है। वो डायरेक्टली आपके काम से जुड़े हुए हैं, आपको उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना फोकस लगा के उन चैप्टर्स को क्लियर करें, क्योंकि ये मत समझना हर चैप्टर में रिवाइज कराऊंगा, हो सकता है कुछ चैप्टर में रिवाइज सर ना मैं कराऊं। एक बात बोलूं। हाँ। मुझे सबसे बेटर है ना जो आप समझाते हैं मुझे उनका ना कम समझ आता है, पर आपका बेटर समझ आता है सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए उसमें ऐसा है, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। नहीं सर, है ना, हम पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं एकदम पढ़ते पढ़ते।
पढ़ते आप रहते हैं सर फिर को समझाने लगते हैं। देखिए, सुनिए सुनिए। आप है ना, आप अगर फास्ट होता है सर को बोल सकते हैं, सर आप थोड़ा स्लो लेके चलिए, हमें थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है, कोई बात नहीं। हाँ सर पता नहीं कैसे जाते चैप्टर से आगे ही चले जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो आप थोड़ा उनको कहें स्लो चलने के लिए, वो स्लो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये चीज़ आज फ़ील हुई कि सर ने कुछ जल्दी-जल्दी, क्योंकि आज वाला टॉपिक कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया था, पर आपने समझाया तब आया। आप उनको हाँ सर कहिए, बिल्कुल। अगर वो आज ज़्यादा, मुझे अभी बिल्कुल वो देखो समझ ऐसा समझा है, नहीं दिया। आया। मेरी बात सुनिए। कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है ना, अगर आप उसको नहीं बोलेंगे तो उनको लगेगा आपको समझ में आ रहा है। तो शर्माने वाली बात थोड़ी है, नहीं आ रहा समझ में, उन्हें रोकिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर दो बट वो कन्वर्ट करके चले जाते कोई एग्जाम। कोई बात नहीं है, आप उनको रोकिए कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप दोबारा समझाइए, वो समझाएंगे आपको दोबारा, ऐसा नहीं है। आज है ना ऐसा हुआ सर पढ़ाते पढ़ाते एकदम वही स्पीड पढ़ाते पढ़ाते चले गए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आज का चैप्टर बहुत कम कोई समझ बात नहीं, आया चैप्टर। दोबारा आप अगर उनसे दोबारा सर बोलना, वो वीडियो दोबारा डाल कवर देना करा दे, आप। है ना। अगर हाँ, आपके पास वीडियो होगा सर यूट्यूब उस पर ना टॉपिक तो की मैं वीडियो भेज डालना। दूंगा आपको, ठीक है, भेज देंगे। क्योंकि मैं आप वीडियो डालते ना तो वो मैं जरूर वो देखती हूँ। NI एक्ट की मैं भेज दूंगा वीडियो, दो तीन छोटे छोटे वीडियो हैं, वो भेज दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। हम्म। हाँ, बाकी यह है कि आपका जो चैप्टर अब स्टार्ट होगा, आप उसको बहुत ध्यान से समझें। कल जब चैप्टर स्टार्ट होगा, लॉन से जुड़ा हुआ होगा वो पूरा, उसको बहुत ध्यान से आप समझें, क्योंकि हर बार ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे टॉपिक रिवाइज करा दूं, क्योंकि मुझे और भी सिलेबस कवर करना है। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपको ब्रीफ में बता दूं जो चैप्टर कवर कराया गया है, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आता, सर को कहें कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही, वो करा देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं कराएंगे, ठीक है।